सो हाय एवरीवन एंड अब हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के ऊपर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस चैप्टर में बहुत सारे केस स्टडीज आ सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर काफी सारे केस स्टडीज मैंने अपने ऐप में डाले हैं, आपको इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वो कर लेना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जो रिविजन वीडियो था यूट्यूब पे, जो रिविजन वीडियो है उसमें इससे रिलेटेड काफी शॉर्ट क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से यू कैन एक्सपेक्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्क्स वाला भी आ सकता है, केस स्टडीज भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी। तो ये फुल पैकेज है। चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे फेओल के प्रिंसिपल से। सिंस वी आर रिवाइजिंग तो मेन पार्ट्स को पहले करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फेओल के 14 प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क। सर डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है हेनरी फेओल, इसमें ये बोलते हैं कि काम को डिवाइड करो, डिवाइड द वर्क। जिसको जो काम अच्छे से आता है उसको वही काम करना चाहिए। एंड जब हम लोग कोई काम को रिपीटेडली करते हैं, व्हेन वी डू द सेम वर्क रिपीटेडली, तो हम उसमें स्पीड और एक्यूरेसी पा लेते हैं। तो फेओल बोलते हैं काम को बांटिए और काम में एक्सपर्ट बनिए, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सर अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी होता है काम करवाने का पावर रखना, द राइट टू गेट द वर्क डन, द पावर टू गेट द वर्क डन। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन। तो फेओल क्या बोलता है? फेओल बोलता है कि जिसको पावर दिया है, जिसको अथॉरिटी दिया है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। इफ आई एम गिविंग यू पावर, देन आई शुड गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू कंप्लीट द वर्क। सिर्फ पावर देना मेक्स नो सेंस, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना मेक्स नो सेंस। आपको दोनों देना चाहिए, किसी भी पर्सन को दोनों दो। ठीक है, कि काम करने की जिम्मेदारी दे रहे हो तो पावर भी तो दो कि करवा ले काम। देन फेओल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बोला है, वो है डिसिप्लिन का। फेओल सेज कि वर्क प्लेस में ऑलवेज डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलर आना है, एब्सेंट नहीं करना है, टाइम पे आना है, डेडिकेटेड वे में काम करना है। देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम, देयर शुड बी नो टॉकिंग गोइंग ऑन व्हाइल वर्क। तो इसे कहते हैं डिसिप्लिन, रूल्स को फॉलो करना है। तो ये सब होता है डिसिप्लिन। ठीक है, देन यूनिटी ऑफ कमांड। सर ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि वन सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन सीनियर एट अ टाइम। ठीक है, एक बार में एक ही जन से ऑर्डर आना चाहिए। जैसे आप एक स्टूडेंट हो और आपको 4 टीचर अगर एक साथ प्रोजेक्ट दे दे या टेस्ट दे दे तो आप किसी का ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, एक बार में एक जन अगर टेस्ट दे, एक बार में एक जन अगर हमें प्रोजेक्ट दे तो वो कंप्लीट हो सकता है, बट सबका काम हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो दैट इज व्हाट फेओल इज सेइंग कि देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, देयर शुड बी वन कमांड बाय वन सुपीरियर टू वन सबऑर्डिनेट। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि एक ग्रुप को ऑलवेज वन प्लान फॉलो करना चाहिए और वन लीडर होना चाहिए उनका। ठीक है, वन ग्रुप शुड ऑलवेज बी लेड विद वन लीडर, मल्टीपल लीडर्स नहीं होने चाहिए। एंड एक प्लान पे काम करो, डोंट ट्राई डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वन ग्रुप, वन लीडर, वन डायरेक्शन, वन प्लान पे चलिए। कभी भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सब में एक साथ जाने से कहीं भी नहीं पहुंचोगे। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सर ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट बोलता है कि आप अपने जो इंटरेस्ट है ना, अपना जो इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपनी जो ख्वाहिशें हैं उसको आप सबऑर्डिनेट रखो। एंड जो जनरल, जो सबके फेवर में हो, वो पहले करो। ठीक है, मतलब अपना फायदा बाद में देखिए, सबका फायदा पहले देखिए। देन आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट बोलता है कि जो सैलरी पे कर रहे हैं ना हम लोग स्टाफ को, सैलरी शुड बी जस्टिफाइड, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इट शुड बी एज पर द वर्क डन। फिर ये 7 पॉइंट हो गए और 7 पॉइंट देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन होता है जब सारे डिसीजन हेड ऑफिस से लिए जाते हैं, when all the decisions are taken from head office, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब सारे डिसीजन ब्रांच ऑफिस से लिए जाते हैं। अगर ब्रांच को फ्रीडम है तो डिसेंट्रलाइजेशन, अगर हेड ऑफिस सारे डिसीजन ले रहा है तो सेंट्रलाइजेशन। तो कौन सा अच्छा है? शुड डिसीजन बी टेकन फ्रॉम हेड ऑफिस और शुड डिसीजन बी टेकन फ्रॉम ब्रांचेस? कौन सा अच्छा है? फेओल बोलता है दोनों अच्छे हैं, दोनों में प्रॉपर बैलेंस बना के चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वन इज बेटर देन द अदर, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
आपको कुछ डिसीजन हेड ऑफिस से लेने पड़ेंगे और कुछ डिसीजन ब्रांच से लेने पड़ेंगे। जो लोकल डिसीजन है वो ब्रांच लेगा, जो बिग डिसीजन है वो हेड ऑफिस लेगा। तो दोनों में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्केलर चेन। स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आपको अगर स्कूल में छुट्टी मिल रही है तो ये छुट्टी वाली नोटिस कैसे आती है? पहले प्रिंसिपल उस नोटिस को बनाता है या बनवाता है, देन प्रिंसिपल उसे हेड ऑफिस हेड मास्टर के पास भेजता है, वो जो सुपरवाइजर है आपका, सुपरवाइजर के पास भेजता है। फिर सुपरवाइजर उस पर साइन करके वो क्लास टीचर के पास भेजता है। फिर क्लास टीचर एक मॉनिटर को बोलता है आओ ये नोटिस पढ़ दो, तो मॉनिटर वो नोटिस पढ़ देता है और आपको फिर पता चलता है। तो प्रिंसिपल से आप तक ये बात पहुंची, बट कैसे पहुंची? एक डेडिकेटेड चैनल से वो ये बात पहुंची। पहले प्रिंसिपल, देन सुपरवाइजर, देन क्लास टीचर, देन मॉनिटर, देन आपको पहुंचा। तो इसे, ये जो चेन फॉलो हुआ ना, इसी चेन को हम लोग बोलते हैं स्केलर चेन, ठीक है। सर क्या ये चेन फॉलो करना हमेशा जरूरी है? नो। ये चेन जो है ना, ये क्विक कम्युनिकेशन के टाइम में ब्रेक कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन को बोला जाता है गैंग प्लैंक। कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, इतना चेन फॉलो करके कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ऐसा फ्योल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सब कुछ और सब कोई अपने अपने जगह पे रहना चाहिए। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल है, लेट से प्रिंटिंग का पेपर है, तो प्रिंटिंग का पेपर कहां होना चाहिए? प्रिंटर के पास होना चाहिए। स्टेशनरी आइटम्स कहां होने चाहिए? ड्रॉर में होने चाहिए, ठीक है। और जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने जगह पे होने चाहिए। जैसे अगर अकाउंट्स मैनेजर से मिलना है तो कहां जाना पड़ेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन मैनेजर से मिलना है तो कहां जाना पड़ेगा? प्रोडक्शन जहां हो रहा है फैक्ट्री के अंदर। तो सबको अपने अपने जगह पे रहना है और सब चीज अपने अपने जगह पे होनी चाहिए, इसे बोलते हैं ऑर्डर, अदरवाइज डिसऑर्डर। इक्विटी का जो प्रिंसिपल है, इस पे काफी सारे केस स्टडीज बनते हैं, ठीक है। इस पे काफी सारे केस स्टडीज बनते हैं, इनफैक्ट इस पे भी, स्केलर चेन पे भी। इक्विटी का जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मतलब अगर दो लोग सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी, दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन सब बराबर होने चाहिए, दोनों के पेनल्टीज सब बराबर होने चाहिए। नो फेवरेटिज्म, नो नेपोटिज्म, नो जेंडर बायसनेस, इक्विटी यानी इक्वालिटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये पॉइंट बोलता है, इस पे भी एक केस स्टडी है, ठीक है, मेरे ऐप में इसमें भी एक केस स्टडी है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये पॉइंट क्या बोलता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ये पॉइंट बोलता है कि अगर कोई स्टाफ हमारे यहाँ काम करने आ रहा है तो हम इस बात का ध्यान रखें कि उसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम लोग काम करवाएं, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करने से लॉयल्टी बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है, काम करने में मजा आता है फिर, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेंज इन जॉब होने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस है। तुरंत आज एक कोई बंदा काम करने आया, फिर 1 मंथ के बाद कोई और आ रहा है, फिर 15 डेज के बाद कोई और आ रहा है, इससे ना काम में कंटिन्यूटी बना पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, किसी एक पर्सन के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए लॉन्ग ड्यूरेशन होने चाहिए, द टेन्योर शुड बी लॉन्ग। एंड इनिशिएटिव वाले पे आप ध्यान रखना, लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में आपके काउंसिल ने यहां से केस स्टडी दिया था, नॉट केस स्टडी, आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, कि जब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, मतलब कुछ अनोखा सोचते हैं, कुछ इनोवेटिव सोचते हैं, अपने से कुछ काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं इनिशिएटिव। फ्योल बोलते हैं कि जो वर्कर्स है, वर्कर्स को इनिशिएटिव लेने दो, वर्कर्स को सोचने दो, वर्कर्स को खुद से काम करने दो। एवरी टाइम डोंट गिव देम ऑर्डर, सम टाइम लेट देम वर्क अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट आता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। आई थिंक ये सबको पता होगा, स्पिरिट डी कॉर्प्स जो है ये, इस पे भी केस स्टडी बनता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट है अबाउट टीम स्पिरिट, एक साथ मिलजुल कर काम करना, हमें एक ग्रुप में काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन में अकेले अकेले काम नहीं होता, एक टीम बन के हमें काम करना है, उसे बोलते हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये कौन सा भाषा है? ये फ्रेंच भाषा है, ठीक है। तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये हमें नहीं पता, ये हमेशा फ्रेंच में क्यों लिखा रहता है, बट इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, ठीक है। Now let us discuss about Taylor's scientific principle. इनके प्रिंसिपल को भी साइंटिफिक बोलते हैं और ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट अगर पूछा, ठीक है, केस स्टडी में ऐसा एक एमसीक्यू वाला भी केस स्टडी है जिसमें ऐसा केस स्टडी था, हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका आंसर आप टेलर दोगे। बट अगर ये पूछता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो आप फ्योल बताओगे। चलिए एक एक करके इनका भी प्रिंसिपल देख लेते हैं। सबसे पहला आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बहुत सिंपल सा बात है, साइंस का मतलब है कि आप लॉजिक लगाइए,
आप थिंकिंग कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए। रूल ऑफ थंब नहीं लगाना है, मतलब गेस वर्क नहीं, ठीक है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है आप गेस वर्क कर रहे हैं, आपने गेस वर्क नहीं करना है। करोड़ों का पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, यू कैन नॉट डू गेस वर्क, यू शुड डू लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग। सेकंड पॉइंट आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और वर्कर्स। इन लोगों में हमेशा हार्मनी होनी चाहिए, इन दोनों में हमेशा एक साथ मिलकर काम करना है, टीम स्पिरिट में काम करना है, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, देखो इन टेलर ने ना एक बात समझा, टेलर ने समझा कि ये जो दो ग्रुप है ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, इनमें मेन झगड़ा किस बात का होता है? पैसों को लेके। एम्प्लॉयर ज्यादा पैसा देना नहीं चाहता और एम्प्लॉय ज्यादा पैसा चाहता है, तो वर्कर्स को चाहिए ज्यादा पैसा, मैनेजमेंट देना नहीं चाहता, तो मेन झगड़ा तो पैसों को लेके हो रहा है ना। तो अगर हम लोग प्रोडक्शन मैक्सिमम करें, अगर हम लोग प्रोडक्शन भर भर के करें, तो हमारा गुड्स ज्यादा बिकेगा। कम बनाओगे तो कम बेचोगे, और ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा बेचेंगे। अगर ज्यादा बिकता है तो पैसे ज्यादा आएंगे, पैसे ज्यादा आएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम ही तो पैसों को लेके है, ठीक है। तो द बेस्ट वे टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, द बेस्ट वे इज कि सरप्लस ही बढ़ा दिया जाए, अर्निंग ही बढ़ा दिया जाए, प्रॉफिट ही बढ़ा दिया जाए, तो ज्यादा पैसा, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट अलग है, वहां से फ्योल से अलग है। देखो यहां पे क्या है, मैनेजमेंट का अपना एक काम है, मैनेजमेंट का अलग टाइप का काम होता है, और जो वर्कर्स है, वर्कर्स का अलग टाइप का काम होता है। मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग करना, वर्कर्स का काम है उस प्लान को पूरा करना, तो दोनों का अलग अलग टाइप का काम है। देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क। मैनेजमेंट वाले उनका काम कैसे हो रहा है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, वर्कर वाले मैनेजमेंट को कैसे काम करना है वो नहीं सिखाएंगे। दोनों का अपना अलग अलग काम है, दोनों अपने काम पे ध्यान दे दे तो ऐसे ही काम हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट बोलता है जो आप वर्कर्स ला रहे हैं, जो आप एम्प्लॉइज ला रहे हैं, वो कैसे लाना चाहिए, अच्छे से ट्रेनिंग, अच्छे से सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाइए, ठीक है। जो सिलेक्शन हो रहा है वो मेरिट बेसिस पे होना चाहिए, ट्रेनिंग करवाओ, डेवलप करवाओ, मतलब अपने जो टीम में लोग आ रहे हैं ना, दे शुड बी टॉप क्लास पीपल। लाओ अच्छे लोगों को, ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो, और अच्छा बनाओ उनको। पॉइंट नंबर 6 बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब बराबरी, ठीक है। अगर मुझे अकाउंटिंग का जॉब मिला है, एसी रूम में बढ़िया सा लैपटॉप पे वो काम कर रहा हूं मैं, किसी और को भी अकाउंटिंग का जॉब मिला है तो उसे भी एसी रूम मिलना चाहिए, उसे भी लैपटॉप मिलना चाहिए, एकदम स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड मेंटल रिवोल्यूशन मतलब मेंटालिटी में चेंजेस लाइए, मेंटालिटी में चेंजेस लाइए। एम्प्लॉयर्स जो है वो अपने एम्प्लॉइज को पार्टनर जैसा ट्रीट करे, उनको पार्टनर जैसा ट्रीट करे। तो जो एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, वो अपने वर्कर्स को वर्कर की नजर से ना देखे, पार्टनर की नजर से देखे, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और जो एम्प्लॉइज है, जो वर्कर लोग है, वो अपने एम्प्लॉयर को फादर फिगर, एज अ गाइडेंस देने वाला फोर्स, उस नजर से देखे। तो दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, दोनों एक दूसरे को मेंटालिटी के साथ, अच्छे मेंटालिटी के साथ ट्रीट करें। अब देखो लास्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। एक चैप्टर में छोटा सा पोर्शन है नीड। नीड को आप एक बार लास्ट में कर लेना, ठीक है, डू इट इन दी एंड, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप केवल 2 पॉइंट्स उसमें से कर लेना अगर टाइम मिले तो, वरना स्किप कर देना, ठीक है। हम लोग फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में भी पूछ सकता है, मेरे भी केस स्टडी में फीचर्स दिया हुआ था, ठीक है। एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, यूनिवर्सलिटी, मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर जगह लगते हैं। जो हेनरी फेयोल, FW टेलर, इन लोगों ने जो बोला है, इसकी एप्लीकेबिलिटी हर जगह लगती है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस, स्मॉल बिजनेस हो या बड़े बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस हो या इंटरनेशनल, सब जगह इनके प्रिंसिपल्स काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायनामिज्म या फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जरूरी नहीं है कि फेयोल और टेलर ने जैसा बोला आपको एग्जैक्टली वैसा करना है, थोड़ा सा ना आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना एडजस्टमेंट करके उनके प्रिंसिपल्स को लागू करना है, ठीक है। तो थोड़ा चेंजेस आप कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है इट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर। जो इनके प्रिंसिपल्स है वो इंसानों पे लगते हैं। आप देखो कोई सा भी प्रिंसिपल हो, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, ठीक है, या कोई सा भी प्रिंसिपल हो, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हो गया, टीम स्पिरिट वाला प्रिंसिपल हो गया, कोई सा भी प्रिंसिपल है वो सब इंसानों पे लागू होता है। इट इन्फ्लुएंसेस हाउ ह्यूमन बिहेव। कंटिंजेंट है, मतलब प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं सिचुएशंस के ऊपर, ठीक है। तो सिचुएशन कैसा होगा, प्रिंसिपल वैसा लगाएंगे। जैसे एम्प्लॉई, अगर सपोज 2 एम्प्लॉई है, मेल एंड फीमेल,
दो एम्प्लॉइज है, दोनों का काम सेम है, बट फीमेल वाली का सैलरी कम है, तो हमें अपना कौन सा प्रिंसिपल यहां लगवाना चाहिए? इक्विटी का, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का प्रिंसिपल बोलता है कि देखो कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, अगर काम सेम है तो सेम सैलरी, सेम टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए। तो कौन सा प्रिंसिपल हमने लगाया? इक्विटी का। क्यों? क्योंकि उसका सिचुएशन था, तो जिसका सिचुएशन जब अराइज होगा तब लगाएंगे, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट, मतलब लेट अ सिचुएशन कम देन हम लोग प्रिंसिपल लगाएंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, देखो इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, और हर रिजल्ट का कोई ना कोई कॉज होगा, ठीक है, कुछ भी होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होता है। तो प्रिंसिपल्स के हेल्प से हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ जाएंगे। मतलब इफ वी नीड अ पर्टिकुलर रिजल्ट, सपोज हमें प्रॉफिट डबल करना है, प्रॉफिट डबल करना है, ये हमें रिजल्ट चाहिए, प्रॉफिट डबल करना है, तो कुछ तो उसका कॉज होगा ना, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा प्रॉफिट डबल करने के लिए। तो ये क्या क्या कॉज होंगे कि हमारे प्रॉफिट डबल हो जाए, क्या क्या कॉज होंगे कि हमारे प्रॉफिट उठे, बढ़े? तो ये हमें प्रिंसिपल्स के हेल्प से समझ में आएगा। प्रिंसिपल्स हमें समझाने में हेल्प करता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए तो उसका क्या कॉज होना चाहिए, मतलब व्हाट यू शुड डू टू गेट दैट रिजल्ट। एंड लास्ट पार्ट आता है इक्वल इंपॉर्टेंस। सारे प्रिंसिपल इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई प्रिंसिपल कम इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सर ये क्या है? सीसीडी यूआई। सीसीडी जानते हो आप लोग, कैफे कॉफी डे। ये अभी वैलेंटाइंस का देखो टाइम चल रहा है, तो सीसीडी में जाकर सब अभी भीड़ लगा के बैठेंगे, तो कौन जाएगा सीसीडी? यू एंड आई, हम लोग दोनों जाएंगे, ठीक है, हम लोग वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे। सर सीसीडी यूआई का क्या है? देखो हम लोग सीसीडी में जाके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन जाएगा? यू एंड आई। तो सीसीडी मतलब कंटिंजेंट, सी फॉर कंटिंजेंट, सी फॉर कॉज एंड डी फॉर डायनामिक, ठीक है। तो सीसीडी मतलब कंटिंजेंट, कॉज, डायनामिक। तो सीसीडी में कौन जाएगा? यू एंड आई, यू फॉर यूनिवर्सैलिटी एंड आई फॉर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो जब भी आप सोचो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या फीचर्स था, तो याद करना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की पढ़ाई कहां करना है हमें? सीसीडी में जाके। कौन कौन जाएगा वहां? यू एन आई जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए, वरना आपको अगर ऐसे ही याद है तो ऐसे ही भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड।